हेलो गाइस, मैं हूं अंकुर कौशिक और आप सबका स्वागत है यूपीएससी एक्सेसरी में। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 11th का सेकंड चैप्टर का टॉपिक है स्टार फॉर्मेशन। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और ओरिजिन ऑफ अर्थ एक्चुअली दो अलग टॉपिक्स नहीं है, बल्कि एक ही टॉपिक है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए दो तरह की थ्योरीज दी गई थी जो कि हम पढ़ चुके हैं। एक थी अर्ली थ्योरीज, ठीक है। इसमें तीन थ्योरीज हमने पढ़ी थी एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी में तीन थ्योरी दी हुई है, उनके बारे में हमने पढ़ा था। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड थ्योरीज थी और इन थ्योरीज को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था साइंटिफिक कम्युनिटीज के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रेज हुए थे और ये थ्योरीज उन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाई थी। तो ये जब थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई तो उसके बाद फिर मॉडर्न थ्योरीज, मॉडर्न एरा में थोड़ा सा टाइम आया, मॉडर्न टाइम आया, तो फिर नई थ्योरीज आई, उनको मॉडर्न थ्योरीज का नाम दिया गया। उन मॉडर्न थ्योरीज में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है। तो आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं अगर आपको समझना है। बिग बैंग थ्योरी ने हमें बताया कि यूनिवर्स के बारे में क्या था, यूनिवर्स के बारे में कि एक बिग बैंग थ्योरी ने बताया तीन स्टेजेस थी उसमें। पहले स्टेज में क्या था, थोड़ा सा पुराना रिवाइज कर लेते हैं हम। थ्री स्टेजेस, ठीक है। पहले स्टेज में क्या था कि एक टाइनी पॉइंट था जिसको कि सिंगुलर एटम का बोला गया एनसीईआरटी में। हम जब पढ़ेंगे इसको, इन सब चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम यूपीएससी के पर्पज से पढ़ेंगे, ज्योग्राफी जीएस में पढ़ेंगे जब, तो इन सब चीज़ों को हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से। और जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे उसके लिए अलग क्लासेस होंगी, तो वो बाद में देखेंगे कैसे करना है, लेकिन होंगी प्रीलिम्स के लिए भी, सिर्फ प्रीलिम्स स्पेशल, ठीक है। तो पहले टाइनी एटम था, सेकेंड स्टेज में उस टाइनी एटम में एक्सपेंशन हुआ और एक्सप्लोजन हुआ और मैटर चेंज बना। मैटर कैसे बना, एनर्जी के लिए। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, पढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी उन्हीं सब चीज़ों का हम के बेसिस पे हम पढ़ेंगे कि स्टार फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोलर सिस्टम कैसे बना। ऑब्वियसली बात है, सन हमारा एक स्टार है, तो स्टार फॉर्मेशन जैसे हुआ होगा उसी तरीके से हमारा सन भी बना होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि एक्सप्लोजन हुआ और एक्सपेंशन हुआ, मैटर बना। और थर्ड स्टेज में फिर मैटर जो है वो लगभग 3 लाख साल बाद जो है यूनिवर्स जो है वो ट्रांसपेरेंट बन चुका था। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको ताकि आज कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। चलिए, तो आज हम आते हैं स्टार फॉर्मेशन पे। फाइव जो हमारा जो बिग बैंग थ्योरी में जो एक्सप्लोजन हुआ था वो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, बिलियन ईयर्स पहले, ये हमने कल पढ़ा था। लेकिन 13.7 बिलियन ईयर्स पहले जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ, एक्सपेंशन होने के बाद जब मैटर बाहर निकला तो कुछ एनर्जी जो मैटर में ट्रांसफर होने स्टार्ट हो गई। लेकिन 5 से 6 बिलियन ईयर्स पहले, 5 से 6 बिलियन ईयर्स पहले जो ज़्यादातर मैटर जो हो बन चुका था, जितना कि आज है, ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। क्या, जितना कि मैटर आज है वो बन चुका था और एक और प्रोसेस स्टार्ट हुआ। क्या प्रोसेस था वो, ये था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन इन अर्ली यूनिवर्स। कि मैटर तो बन चुका था एनर्जी से, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मैटर का और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो अनइवन था अर्ली यूनिवर्स में 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तभी स्टार फॉर्मेशन हुई थी, हमारे गैलेक्सी फॉर्मेशन हुई थी, स्टार फॉर्मेशन कह चुके हैं। पहले गैलेक्सीज बनी है उसके बाद स्टार फॉर्मेशन हुआ है, कैसे अभी पढ़ेंगे हम। पहले अर्थ नहीं बनी है, पहले यूनिवर्स बना है, यूनिवर्स के बाद गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद स्टार, स्टार के बाद फिर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जो है वो ओवरसी बात है, सोलर सिस्टम होते हैं, स्टार के चारों तरफ होते हैं, ठीक है। और प्लैनेट्स के बाद फिर सैटेलाइट बने हैं, पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। तो स्टार फॉर्मेशन हुआ तो जब मैटर और एनर्जी इवन नहीं था यूनिवर्स में, कहीं मैटर है कहीं एनर्जी है, कहीं मैटर ज़्यादा है कहीं मैटर कम है, कहीं एनर्जी ज़्यादा एनर्जी कम है। ऐसा जब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था तो इसकी वजह से क्या हुआ, देयर वर डेंसिटी डिफरेंसेस इन मैटर्स, एनर्जी में भी। तो अलग अलग मैटर्स में डेंसिटी डिफरेंसेस था। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको मैं बता दूं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेंसिटी कुछ भी नहीं है, घनत्व बोलते हैं इसको हिंदी में, कुछ भी नहीं है। डेंसिटी का मतलब है, अगर आप कल भी लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल देके बताया था कि ये 1 किलो रुई ही है और 1 किलो लोहा है, दोनों का वजन जो है वो 1 किलो है, 1 किलो 1 kg। अगर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसका वॉल्यूम कम होगा
क्योंकि मॉलिक्यूल उसके एटम्स के जो उनके बीच में जो स्पेस है वो कम होता है, वो पास में होते हैं, ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। और जो जिनकी डेंसिटी कम है वो बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि एटम्स के बीच में स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो डेंसिटी डिफरेंसेस थे, देयर वर मैटर्स, देयर एग्जिस्टेड मैटर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, अलग अलग डेंसिटी के मैटर एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे। ठीक है, अब जो वो मैटर एग्जिस्ट करते थे तो हमने एक और टर्म आ रही है, साइंटिफिक टर्म, डरने की जरूरत नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है क्या होती है। स्पेस में, हमारे स्पेस में कोई भी दो स्पेशल ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हमें पता है। जब हमने स्टार्टिंग में जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, बाइनरी थ्योरी पढ़ी थी एक, जिसमें कि एक सन दिखा था इंक्लूडिंग स्टार्स, उसमें भी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था, आप चाहे तो देख सकते हो उसको भी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ भी नहीं है, स्पेस में दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। मैं इस कैमरा को अट्रैक्ट कर रहा हूँ जो मेरे सामने रखा हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा। क्यों? क्योंकि हम जिस अर्थ के ऊपर खड़े हैं उसने हम दोनों को अट्रैक्ट किया हुआ है और हमें आपस अपनी फोर्स पता नहीं चल पा रही है एक दूसरे की। मैं कैमरा को उतना, मेरी फोर्स जो उसके उसके हिसाब से नेग्लिजिबल है अर्थ के हिसाब से। ठीक है, मून अर्थ का चक्कर काटता है, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। हम अर्थ से चिपके हुए गिरते नहीं है स्पेस में, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब एक चीज सोचने वाली है, जिस मैटर की डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी। डिफरेंट डेंसिटीज हैं, डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से कॉज मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर। क्यों? क्योंकि जिस मैटर की डेंसिटी ज्यादा होगी, बाकी मैटर जिनकी डेंसिटी कम थी वो सब इससे आकर के चिपक गए, इसके पास आ गए। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही सिंप्लीफाइड बना दिया है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंप्लीफाइड कंसेप्ट है। कुछ नहीं है, डेंसिटी डिफरेंसेस थी मैटर में, तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से उन्हीं मैटर का ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिफरेंट हो गई। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट है तो उनकी अट्रैक्टिंग पावर जो है वो डिफरेंट हो गई। मैं बड़ा हूं तो मैं छोटे लोगों को अट्रैक्ट कर लूंगा अपने पास, अपने आप से चिपका लूंगा, बस सिंपल सी बात है। कॉज मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर, इतना सा टॉपिक है और कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद क्या हुआ? अब वो मैटर तो आ गया, इकट्ठा हो गया। दीज फॉर्म द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। और ये जो मैटर था क्या था? डस्ट और गैसेस थी स्टार्टिंग में, यही तो है यूनिवर्स में, डस्ट और गैसेस के अलावा तो कुछ रहा ही नहीं ना। दीज फॉर्म द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। इन्हीं मैटर, ये जो इकट्ठा हो गया अलग अलग जगहों पे, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये बेसिस ऑफ गैलेक्सीज बन गया। गैलेक्सी का डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सी का बेस बन गया। इन्हीं से फिर बाद में गैलेक्सीज बनी। कैसे बनी हम अभी पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो हमने भी पढ़ा कि 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो जो हमारे यूनिवर्स में मैटर बना, मैटर वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एनर्जी। तो एनर्जी और मैटर उस टाइम पे दोनों प्रेजेंट था हमारे यूनिवर्स में, जिसकी वजह से, और अनइवन था, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। तो डिफरेंट उसकी डेंसिटी सी मैटर थी, और डिफरेंट डेंसिटी की वजह से, डिफरेंट डेंसिटी होने की वजह से डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेस थी, जिसकी वजह से डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर हुआ कई जगहों पर। ठीक है, और उन जगहों पर क्या हुआ जहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर था, बेसिस बना गैलेक्सीज के लिए। ये हम अभी तक क्लियर हो चुका है, हम समझ चुके हैं। अब दो तीन फैक्ट्स हैं यहाँ पे पढ़ने हैं जो हमें, वो गैलेक्सीज के बारे में पढ़ने हैं कि गैलेक्सी आखिर है क्या, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ पढ़ना इसलिए भी है कि गैलेक्सीज के बारे में कभी कभी छोटे मोटे टर्म्स के बारे में कन्फ्यूजन भी होती है, हम हमें पूछता कुछ, हमें पता कुछ और होता है, तो वो सब भी क्लियर हो जाएगा। तो गैलेक्सीज क्या होती हैं? गैलेक्सीज आर बेसिकली क्लस्टर या ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स होती हैं एंड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। बहुत सारे लाखों करोड़ों स्टार्स होते हैं एक गैलेक्सी के अंदर, समझो सूरज जैसे लाखों करोड़ों स्टार्स हैं गैलेक्सी के अंदर। और गैलेक्सीज जो है स्प्रेड करती हैं और वास्ट डिस्टेंसेस, बहुत बड़ी होती हैं गैलेक्सीज। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ से सूरज की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है अर्थ से, और सूरज एक तारा है हमारी गैलेक्सी का, ऐसे लाखों करोड़ों तारे हैं। तो सोचो कि कितनी ज़्यादा बड़ी होंगी गैलेक्सी, कितनी होती हैं? 80,000 इनका डायमीटर जो हो सकता है वो गैलेक्सी का 80,000 टू 1,50,000 किलोमीटर, सॉरी, लाइट ईयर्स तक हो सकता है, नॉट किलोमीटर, लाइट ईयर तक इनका डायमीटर हो सकता है गैलेक्सीज का। अब आप इमेजिन कर सकते हैं एक गैलेक्सी कितनी बड़ी होती होगी। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो बताई गई हैं लाइट ईयर के बारे में। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन लाइट ईयर में होती है, हमको लगता है
दिस इज ए यूनिट और मेजरमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि ईयर आ रहा है, लाइट आ रही है, लाइट ईयर, तो हमें लगा कि टाइम के रिलेटेड नहीं, लाइट ईयर इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ध्यान रखो, यूनिट और मेजर ऑफ डिस्टेंस होता है लाइट ईयर, ठीक है। और क्या है, कितनी होती है लाइट ईयर? इट इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3000 किलोमीटर है पर सेकेंड। तो लाइट ईयर जो है वो एक लाइट अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो एक साल में वो कितनी दूरी तय करेगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। मतलब यहाँ से लाइट स्टार्ट हुई और एक साल में यहाँ पहुंची अपनी स्पीड से, जो कि 3 लाख 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो ये जो दूरी तय की उसने एक साल में अपनी स्पीड से, वो दूरी जो है वो एक लाइट ईयर कहलाती है। और वो दूरी कितनी है? वो है 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये एक लाइट ईयर होती है, ये एक लाइट ईयर होती है। और एक गैलेक्सी का डायमीटर 80,000 लाइट ईयर से 1,50,000 लाइट ईयर तक होता है। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि गैलेक्सी कितनी बड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है वो ये है, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है कि मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 149,598,000 किलोमीटर, मतलब 149 मिलियन किलोमीटर है, लगभग 15 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ, वैसे ही मैंने लिख दिया है। एक चीज और यहाँ पे जो हमें बताई गई है एनसीईआरटी में कि लाइट टेक्स 8.311 मिनट्स टू रीच अर्थ। सन के सरफेस से जो एक लाइट के जो रे है वो अर्थ तक पहुंचने में 8.311 मिनट्स लेती है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये सब हमारे गैलेक्सी और लाइट के बारे में फैक्ट्स हो गए। अब फिर दोबारा हम लोग फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी पे आ जाते हैं। हमने गैलेक्सीज का बेसिस बन चुका था, आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। चलिए, हमने गैलेक्सीज के बारे में पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया कि बिकॉज ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज एंड ग्रेविटेशन फोर्सेस एक बेसिस बन एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर हुआ। मैटर का मतलब डस्ट और गैसेस, और डस्ट और गैसेस के एक्यूमुलेशन की वजह से एक बेसिस बन गया फॉर्म, बिकॉज बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, उसका डेवलपमेंट हो गया था। इतना हमने पढ़ लिया है। अब क्या हुआ, जैसे वो डेवलपमेंट, तो बेसिस तो बन गया, अलग अलग जगहों पे बहुत सारे इस तरीके से बेसिस बन गए हैं, अलग अलग जगहों पे डेवलपमेंट हो गई है उनकी बेसिस की। अब ये आगे जाकर गैलेक्सीज में कन्वर्ट हुए। कैसे? A galaxy start to form by accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud। हमें पता है आज भी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस है, डस्ट भी है, बाकी गैसेस भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है? यूनिवर्स गैस। तो ये क्या बोल रहा है कि गैलेक्सी की फॉर्मेशन जो स्टार्ट हुई बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ, मतलब इकट्ठा होना मैटर का। मैटर में गैस भी हो सकती है, डस्ट भी हो सकती है। एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ लार्ज क्लाउड। हाइड्रोजन गैस का एक्यूमुलेशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ लार्ज क्लाउड, जिसको हमने बोला नेबुला। नेबुला के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट क्लास में बताया था आपको नेबुला क्या होता है। इट्स जस्ट एक, मतलब एक लार्ज क्लाउड होता है जिसमें कि ज़्यादातर डस्ट और गैसेज होती हैं, लेकिन इसमें क्या था, ज़्यादातर हाइड्रोजन थी। और आज भी वही है, गैलेक्सी में सबसे ज़्यादा क्या है, जितने भी स्टार्स हैं सबसे ज़्यादा उनमें क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस की वजह से नेबुला का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला, ये नेबुला जैसे बड़े हुए, डेवलप इनटू लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैसेस। लोकलाइज्ड क्लम्प्स, इन नेबुलास के अंदर लोकलाइज्ड क्लम्प्स बन गए ऑफ गैसेस, ठीक है। एंड दीज क्लम्प्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू डेंसर गैसेस बॉडीज। और ये क्लम्प्स जो हैं ये और ज्यादा, अब सपोज कीजिए पहले एक क्लम्प था, अब ये छोटे छोटे 5 क्लम्प्स बन गए हैं। और इनकी जो डेंसिटी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। मान लीजिए पहले इतनी बड़ी जगह पे थे, अब वो छोटे छोटे 5 जगह पे हो गए, तो इनकी डेंसिटी बढ़ गई है और ये एक जगह इकट्ठे हो गए, 5 बॉडी बन चुकी हैं, या एग्जाम्पल के लिए 5 बॉडी या कितनी भी। these comes continue to grow into denser gaseous body। ये डेंसर गैसेस बॉडी में बदल गए और कंटिन्यू कर और ग्रो कर रहे, एंड गेव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। और यही क्लम्प्स आगे चल के स्टार्स बने, ठीक है। ये कब हुआ था? ये लगभग आज से 5 से 6 बिलियन ईयर्स एगो, बिलियन ईयर्स पहले की बात है, जब ये क्लम्प्स जो हैं, ये क्या बोलते हैं, लोकलाइज क्लम्प्स जो हैं, ये इनका फॉर्मेशन हुआ और बाद में ये धीरे धीरे फिर स्टार्स बन गए, ठीक है। तो ये हमारा था
फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ ना आ रहा तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्टार के बाद अब क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ स्टार हमने पढ़ लिया है, तो हमने फॉर्मेशन ऑफ सन भी पढ़ लिया, क्योंकि सन इज ऑल्सो स्टार। तो सन के बाद अब हम सीधा प्लैनेट्स पे आएंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसे हुई थी, क्योंकि स्टार सन का तो पढ़ लिया, सन की पढ़नी जो उतनी अलग से, स्टार का पढ़ लिया, तो अब हम सीधा प्लैनेट्स के फॉर्मेशन पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि गैलेक्सीज कैसे बनी। देखिए पहले बता दूं, फिर से एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं कि अर्थ से यूनिवर्स नहीं जाना है, यूनिवर्स से अर्थ आना है। पहले यूनिवर्स बना बिग बैंग थ्योरी की वजह से, पता है, ये हमने बता दिया। यूनिवर्स बना, यूनिवर्स के बाद गैलेक्सीज बनी, हमने अभी पढ़ लिया गैलेक्सीज कैसे बनी, ठीक है। गैलेक्सीज फिर दोबारा फर्दर डिवाइडेड हुई, फिर दोबारा क्लम्स ऑफ गैसेस में डिवाइडेड हुई, फिर दोबारा स्टार्स बने। अब इन स्टार्स में प्लैनेट्स भी डेवलप होंगे, इन स्टार्स से ही। ये कैसे होंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और प्लैनेट्स के बाद फिर हम थोड़ा मून के बारे में भी पढ़ लेंगे कि क्या होता है। तो फिलहाल आप इन सबको पढ़िए, बार बार क्लासेस देखिए, रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए। कोई क्वेश्चन अगर राइज होता है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, आपको उसको आंसर मिल जाएगा। या अगर मान लीजिए कुछ बड़ी प्रॉब्लम होगी जो मुझे लगेगा कि हाँ बताने लायक है, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो ही बना दूंगा। तो फिलहाल आप इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। थैंक यू।